गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट 2 है और आज ही बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स से खत्म हो जाएगा क्लास 12 का। लास्ट क्लास में बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के। अब उसके बाद फिर मैंने पढ़ाया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड आपकी आउटफ्लो होती है, क्रेडिट साइड आपकी इनफ्लो होती है। आज हम उसको आगे का पढ़ेंगे। लिखना चालू करें, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट transaction related to trade in goods and services, transfer payment constitute द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या चीज़ आती है? बैलेंस ऑफ ट्रेड। वो करंट अकाउंट के अंदर क्या आती है? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, आपके ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स, और उस यही चीज़ को मिला के क्या बन के आता है आपका करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के अंदर अगर हम चेक करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने ये चीज़ें पढ़े थे हम लोगों ने। प्लीज़ मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मार्क करके। ये पढ़ा था हमने विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, फैक्टर इनकम, यूनिलेटरल ट्रांसफर। फिर हमने पढ़ा था कैपिटल ट्रांसफर। यानी 5 पढ़े थे। इन 5 में से 4 शुरू के 4 को प्लस करते तो करंट अकाउंट बनता है। शुरू के 4 को प्लस करते तो क्या बनता है? करंट। तो इन शॉर्ट मैं इनको दोबारा से तो लिखवाऊंगा नहीं, बिल्कुल एज इट इज लिखना होगा। तो बस मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला कंपोनेंट्स देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। कंपोनेंट्स के अंदर पहला आता है नंबर 1 विजिबल ट्रेड। अब विजिबल ट्रेड का मतलब आपको पता है क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है ना। सेकंड इनविजिबल ट्रेड, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है। 3 फैक्टर पेमेंट, आपने कोई पेमेंट किया, आपको कोई पेमेंट मिला। चौथा यूनिलेटरल, यानी ठीक है। ये कंपोनेंट्स बनते हैं आपके करंट अकाउंट के। इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब स्क्रीन पे देखें बेटा, मैंने इधर डेबिट लिख दिया है, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया है। क्रेडिट साइड में पैसा आता है, डेबिट साइड में पैसा। विजिबल ट्रेड का जो एक्सपोर्ट होगा वो इधर आएगा, क्योंकि इससे पैसा आएगा। और इंपोर्ट किधर आएगा? डेबिट साइड में। सेम वे इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड भी यहीं पे आएगा। फैक्टर पेमेंट डेबिट साइड आएगा। फैक्टर इनकम, जो पैसा मिला है हमें, वो यहां पे आएगी। यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। टू अब्रॉड का मतलब है पैसा हमने अब्रॉड में दिया, और जो पैसा आया फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आ गई ये वाली सारी बातें? अभी आपसे कोई एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी साइड में जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। ये पूरा इससे अलग है ना। फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट लैंड, जो वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, लैंड, लेबर, कैपिटल का जो पेमेंट मिलता है उसको फैक्टर पेमेंट मिलता है, ठीक है। इतना होने के बाद हम सीधा पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये थोड़ा सा लेंथी है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आपके असेट्स को चेंज कर देता है और लायबिलिटीज को चेंज कर देता है। किसको चेंज करता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजैक्शन which include sale, which include sale and purchases of assets such as
बॉन्ड्स, इक्विटीज, लैंड, लोन्स, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा आर द पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। फॉर एन एग्जाम्पल, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या चीज़ आती है? अगर आप विदेश में कोई चीज़ खरीदना चाहते हो, जैसे कि शेयर्स खरीदना चाहते हो, जैसे कि डेट खरीदना चाहते हो, डिबेंचर्स खरीदना चाहते हो यहाँ पे, या फिर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हो, या फिर वो चीज़ बेचना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें किस अकाउंट के अंदर आती हैं? कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला कंपोनेंट है, ये अच्छे से पढ़ के जाना, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? ओके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल ठीक बोला आर्यन, कुछ यही चीज़ होती है। अब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, नॉर्मल एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या चीज़ रहती है। एक आपने एज एन इंडियन मैं इंडिया में बात कर रहा हूँ, एज एन इंडियन आपने एक ज़मीन खरीदी, उसका पेमेंट दिया। अब ज़मीन का कंट्रोल किस पे है? आप उस पर मॉडिफिकेशन कर सकते हो कुछ भी। बट मैंने एक कंपनी के 100 शेयर खरीदे, अब भी ओनर हो, तब भी ओनर हो, ज़मीन वाले केस में भी ओनर हो, इस वाले भी केस में ओनर हो, क्या आप तुम कंपनी में कुछ चीज़ चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आता है एफडीआई। क्या आता है? एफडीआई स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां आपके यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया या आपने किसी के यहाँ पे इन्वेस्ट किया और उस असेट पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल आ जाए। नॉट सिंगल ओनर, मतलब एक मेजोरिटी में आप हो, आप हकदार हो कि कुछ भी चीज़ चेंज करा सको, उसको बोलते हैं एफडीआई। ठीक है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आप करते भी हो और आपके पास आती भी है। ठीक है ना, लिखना चालू करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब था शेयर्स खरीदना केवल। ठीक है ना। अब एफडीआई का मतलब समझते हैं। एफडीआई, इन्वेस्टमेंट मेड इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच गिव डायरेक्ट कंट्रोल over the asset is known as foreign direct investment। समझ में आया ये? आया बच्चों? आया? ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल नॉट एग्जाम्पल नहीं, पहले कुछ और भी लिखवाते हैं। इन्वेस्टमेंट made by domestic in rest of the world will come on the debit side of the book। कौन सी अकाउंट के डेबिट में आएगी? डेबिट साइड में क्या आता है? आउटफ्लो। आपने कोई चीज खरीदी तो पैसा गया या आएगा? जाएगा ना। तो ये कौन सी साइड में आएगा? डेबिट साइड में। और ये किसने खरीदा है? इंडियन इंसान ने विदेश में जाके खरीदा है। इंडियन इंसान ने कहां पे खरीदा है? विदेश में जाके खरीदा है। ठीक है ना। अब विदेशी इंसान इंडिया में आके खरीदे तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डोमेस्टिक मतलब आपके यहां पे करा है, will come on the credit side of the कौन से अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया बेटा? अब एफडीआई का मतलब यही नहीं होता कि आपके पास पैसा आया है। एफडीआई का मतलब होता है आपके यहाँ पैसा आएगा और आप किसी के यहाँ भी पैसा लगाओगे। ठीक है, ठीक है।
फॉरेन, नहीं ये नहीं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिखते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट था, इसी का पार्ट था पोर्टफोलियो। इन्वेस्टमेंट made in the rest of the world which do not give direct control over the asset is known as portfolio investment. For example, purchase और सेल ऑफ इक्विटीज। इक्विटीज का क्या मतलब होता है बेटा? इक्विटी शेयर्स। डेट, सॉरी बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का मतलब होता है डिबेंचर्स की तरीके की चीज होती है, एक्सेट्रा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ये हमारे कैपिटल अकाउंट में हमारा पहला पॉइंट खत्म हुआ है, जिसका नाम था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके के होते हैं, एफडीआई और इसको एफआईआई भी बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, पोर्टफोलियो को एफडीआई और एफआईआई। अभी दोनों में एफडीआई में क्या बोल होता है, पूरा का पूरा आपको चार्ज मिल जाता है सेट पे, और एफआईआई में पूरा चार्ज नहीं मिलता, आप एक छोटा सा अमाउंट शेयर्स का आप लगाते हो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। लोन्स, सेकंड पॉइंट, लोन्स। लोन्स आपको, आपने लिया या आपने दिया। ठीक है ना, बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स is an important component of capital account. दो तरीके की बोरिंग्स होती हैं इसमें। नंबर वन, एक्सटर्नल असिस्टेंस। It means borrowing from foreign countries under concessional rate। आपने विदेश से पैसा मांगा या विदेश में पैसा दिया, बट बहुत कंसेशनल रेट पे। कंसेशनल रेट मतलब बहुत सस्ते रेट पे, 2%, 3%, 4% की ब्याज पे। ठीक है ना। बी, कमर्शियल बोरिंग्स। कमर्शियल बोरिंग जैसे नाम आ गया तो इसमें आप रेट अच्छे रखते होंगे। टेकिंग अ लोन from foreign nation, foreign countries at higher rates। समझ में आ गया? बट क्या ये एक ही तरफ होगा या दो तरफ होगा? दो तरफ का मतलब ये है कि आप लोन लोगे भी और आप लोन दोगे भी, हर चीज दोनों तरफ से चलती है। अगर अच्छा स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। लोन टेकन विल कम एट कौन सी साइड पे आएगा बताओ? लोन लिया है मैंने, क्रेडिट साइड, क्योंकि पैसा आया, पर आपके नज़र में दिमाग में चल रहा होगा ये तो गलत बात हो गई, लोन आया तो एक तरीके से आपको वो चलता है, दिमाग हमारा नेगेटिव बहुत चलता है, तो हो जाएगा पैसा जा रहा है। लोन लिया तो पैसा आता है हमारे पास में, ठीक है ना, इंटरेस्ट जाती है। तो लोन विल कम एट क्रेडिट, लोन गिवन विल कम अंडर। समझ में आ गया? समझ में आ गया?
पढ़ें आगे बेटा, चलो हेडिंग डालो, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये कुछ नहीं होता। कितने बच्चों को विजिबल ट्रेड मालूम होता है? विजिबल ट्रेड कितने बच्चों को मालूम है क्या होता है? क्या होता है बेटा बताओ? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड is known as बैलेंस ऑफ ट्रेड। समझ में आ गया? बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ क्या आता है? विजिबल गुड्स, केवल विजिबल गुड्स और कुछ नहीं। ठीक है, लिखना चालू करो। सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ बीओपी। बहुत इजी से टॉपिक्स रह गए हैं, उसको हम कवर अप करा के खत्म कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्कुल आखिरी वाला है इसका। स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। when credit side is greater than debit side, we have surplus trade, surplus BOP। सही है बेटा? ठीक है ना? कौन सी? क्रेडिट। वी हैव सरप्लस बीओपी। समझ में आ गया? हमारे पास पैसा ज्यादा आया और पैसा गया कम है। दूसरा उल्टा करना है बस इसका। when debit side is greater than credit side, we have deficit BOP। तीसरा, when debit side is equal to credit side, we have equilibrium BOP। ठीक है? ठीक है, ये इतना सही था, इसमें और कुछ भी नहीं था बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अब इसमें से अगर तुम चेक करोगे, इन तीन में से एक इक्विलिब्रियम है और दो क्या है? डिसइक्विलिब्रियम। अब थोड़ी सी क्लास अभी सी के ऊपर होगी क्योंकि आखिरी टॉपिक है। क्या होता है अब थोड़ा सा समझते हैं बेटा। सरकार आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से नहीं रोकेगी। सरकार आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने से नहीं रोकेगी। और सरकार के पास एक डेबिट साइड है और एक, अब मैं दोनों अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और सरकार ने आपसे बोला कि भाई करो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। तो मेरे पास अभी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चों से पूछना चाहता हूं कि वो इंपोर्ट करना चाहेंगे और एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, और करना भी चाहेंगे तो कितने रुपए का करना चाहेंगे। करोड़ों रुपए में बात होती है, पर आप हज़ारों रुपए में बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके तो मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है गुनगुन, तुम इंपोर्ट करना चाहते हो या एक्सपोर्ट किसी भी चीज़ का, और कितने रुपए का करना चाहोगे? थोड़ा तेजी से आंसर दें। एक्सपोर्ट कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का। ठीक है, एक्सपोर्ट अभी इसको अगर मैं पूछूंगा तो ये थोड़ा गलत बता देंगे, डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बट आएगा वो किस साइड में? क्रेडिट साइड में। एक्सपोर्ट है वो। ऐसे ही आप बताओ बेटा, कितने का? 2 लाख। 3 लाख का इंपोर्ट। ठीक है, आगे 5 लाख का एक्सपोर्ट। आगे 10 लाख का इंपोर्ट। आगे
ये लक्ष्य करा 1 करोड़ का लोन। 50 लाख एक्सपोर्ट। 50 लाख एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। आगे 3.5 लाख का इंपोर्ट। 3.5 लाख का इंपोर्ट। आगे 10 लाख का इंपोर्ट। 10 लाख का इंपोर्ट। आगे 12 लाख का इंपोर्ट। 12 लाख का इंपोर्ट। आगे 1 करोड़ का लोन। बोरोइंग्स 1 करोड़ का लोन। कितने की? 1 करोड़। 10 लाख की बोरोइंग्स। ठीक है ना? अभी मंजूरी नहीं मिली। आप स्क्रीन पे देखें यहाँ पे, क्या सरकार ने इस चीज के लिए आपको रोका? सरकार ने ही रोका नहीं। 1 करोड़। ये आइटम सबसे पहले लिखे गए, सबसे पहले लिखे गए, इक्विलिब्रियम निकालने से पहले लिखे गए। और जब पहले पहले लिखे जाते हैं आइटम, इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस में जिसमें किसी की रुकावट नहीं हो, सब अपने आप चल रहा है, किसी को रोका टोका नहीं। अब हम जब गवर्नमेंट को पूरी साल का एक चिट्टा मिल गया तो गवर्नमेंट ने टोटल किया कितने के एक्सपोर्ट हुए बेटा? मतलब ये क्रेडिट साइड कितनी बढ़ जा रही है? 50, 60, 61, 68 लैक्स। और ये वाली साइड कितनी आ रही है बेटा? 10, 20, 30, 32, 32। 38 लाख 50,000। तो अब ये इक्विलिब्रियम है या डिसइक्विलिब्रियम है? डिसइक्विलिब्रियम है, सरप्लस वाला है। वो गवर्नमेंट कहती है ना मुझे डेफिसिट से मतलब है, ना मुझे सरप्लस से। मैं तो चाहता हूँ इक्विलिब्रियम पे आ जाए। अब गवर्नमेंट को मालूम पड़ चुका है कि भाई ऊपर जो सबसे पहले आइटम लिखे हैं, यानी अबव द लाइन आइटम्स, वो आप लोगों ने करे हैं, रेजिडेंट ऑफ ने करे हैं, उनको हम रोक टोक नहीं कर सकते। पर वो आपके करने से थोड़ा सा इम्बैलेंस बन गया, नहीं बन गया सरकार के बीओपी में? अब सरकार क्या चाहती है? इसमें बीओपी बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक हो जाए। तो या तो मैं एक्सपोर्ट को कम कर दूं या इंपोर्ट को मैं बढ़ा दूं। एक्सपोर्ट को मैं कम नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, ठीक है ना? इंपोर्ट्स को भी मैं नहीं रोक सकता हूं। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो इसको इसके बराबर करेगी। क्या करेगी? बराबर करेगी। तो जो चीज जैसे कि यहाँ पे इंपोर्ट कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इंपोर्ट और मंगाना चालू कर देगी। अब अपने नाम पे मंगाएगी। ये लोग, ये किसने मंगाया? ये इंडियन ने, रेसिडेंट्स ने मंगाया। अब गवर्नमेंट को कूदना पड़ेगा। क्यों कूद रही है गवर्नमेंट? क्योंकि इक्विलिब्रियम करना। वो कितने का इंपोर्ट करेगी? 29,50,000 का वो इंपोर्ट करेगी। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ये इंपोर्ट करा किसने? पर गवर्नमेंट ने किया है तो ये इक्विलिब्रियम निकालने के लिए किया है, ये लाइन के बाद किया है। लाइन मतलब एक इमेजिनरी लाइन ले लो। इमेजिनरी मतलब पहले आपने जो किया उसके बाद जो खर्चा होगा हम देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने पहले आपके खर्चे देख लिए, वो हो गए अब द लाइन। अब इसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए अब नीचे देख रहे हैं, तो नीचे को क्या बोलेंगे हम? बिलो द लाइन आइटम। और ये बिलो द लाइन आइटम जबरदस्ती किए जाते हैं ताकि हम इक्विलिब्रियम पे आ सके। और ये डिसइक्विलिब्रियम लाया किसने था? हम लोगों ने। और उसको सही कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेशन, जो आगे आखिरी चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है, इसी चैप्टर का। राइट डाउन। autonomous and accommodating transactions. Those transactions which are done by the resident to rest of the world is known as autonomous transactions, which includes trade of visible and invisible items, transfer of payment, factor payment,
these items are recorded first, that is why these are known as autonomous items. Sorry, these items are recorded first, that is why they are known as above the line items. These transactions are done with the motive of प्रॉफिट. ये ट्रांजेक्शन्स जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट. आप लोग जो कर रहे हो, पर गवर्नमेंट आपके जो सही करेगी वो प्रॉफिट सोच के नहीं करेगी. हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर वो इक्विलिब्रियम सोच के करेगी. लिखना चालू करें. अब हो गया ना, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा. हटा दूं? Those transactions which are related to monetary transfer, मतलब लोन वोन, और ऑफिशियल रिजर्व ट्रांसफर. ऑफिशियल रिजर्व मतलब गवर्नमेंट का. करेक्टिंग क्यों करी गई है? करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम. क्या चीज करेक्ट करने के लिए? किस में? बैलेंस ऑफ पेमेंट. जो हुई क्यों, किस वजह से थी? आप लोगों, हम लोगों की वजह से. ठीक है ना. ऑटोनॉमस की आर नोन एज accommodating items this include use of foreign reserve, borrowings, etc. Items are recorded after the autonomous items, that is why this is also known as below the line item. below the line item. ठीक है. The transactions are done with no motive of earning profit. होप आपको लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. इस चैप्टर में इतना सही था और कुछ ज़्यादा नहीं था. दैट्स इट फॉर माई साइड. थैंक यू एवरीवन. यहाँ से हमारा पूरा चैप्टर, पूरा कोर्स ख़त्म हो चुका है इकोनॉमिक्स का. रिवीजन कल से चालू होगा, मंडे से. वी विल स्टार्ट विद शेयर्स इन अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर 1 को. ठीक है. दैट्स इट फॉर माई साइड. थैंक यू एवरीवन. आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है.